Good morning, guys. I hope you all are fine. So we are starting with chapter 6 of unit 5, that is interest parity. We have already discussed purchasing power parity in the goods market. चैप्टर 5 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं. जैसे गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में परचेसिंग पावर पैरिटी होता है, मतलब लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल करता है, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट होती है फॉर द ट्रेडर्स वो ख़त्म हो जाती है अगर लॉ ऑफ वन प्राइस है तो. अगर हम लॉ ऑफ वन प्राइस से डेविएट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में, तो जो बाइंग एंड सेलिंग होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसकी वजह से लॉ ऑफ वन प्राइस फाइनली जाके अचीव हो जाता है. सेम चीज़ हमें फाइनेंशियल मार्केट में करना है, दैट इज़ फर्स्ट टू डिराइव कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी. कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी क्या होता है, वी आर सून गोइंग टू डिस्कस दैट. और उसके बाद अगर हम उस कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी पे नहीं है, मतलब कि हमारा जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो दोनों कंट्रीज करेंसीज में सेम नहीं है, तो फिर जो आर्बिट्राज होता है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दीज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, उसके थ्रू ये कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी अचीव करने में हेल्प करता है. सो मार्केट फोर्सेस हेल्प्स और पुश टूवर्ड्स अचीविंग दिस कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी. So covered interest parity states that when steps have been taken to avoid foreign exchange risk by use of forward contracts. ये मैंने आपको कल चैप्टर 11 जो रिवाइज करने के लिए कहा था, वहाँ से ये सेंटेंस क्लियर होना चाहिए. जब भी हम लोग किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन में होते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, सपोज़ हमें अपना इंटरेस्ट मिलना है पाउंड्स के ऊपर पर हमें उसे कन्वर्ट करना है से 3 महीने के बाद इन डॉलर्स, बट वी डोंट नो कि एक्सचेंज रेट कितना रहेगा. देयरफॉर ये अनसर्टेनिटी या ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम लोग हेजिंग यूज़ करते हैं. हेजिंग की हमने 3 टेक्निक्स डिस्कस की हैं चैप्टर 11 में. यहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करेंगे. तो जब भी हम इस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, एक्सपोजर को हेज करते हैं थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट पैरिटी डिराइव्ड होती है उसको कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी बोला जाता है. Okay, so it states that when steps have been taken to avoid foreign exchange risk by use of forward contracts, rate of return on investment, that is cost of borrowing, will be equal irrespective of the currency of denomination of the investment or the currency borrowed. Why are we doing this chapter? 1, because first we are going to derive covered interest parity, then we are going to derive uncovered interest parity. मतलब जिस केस में हमें हेजिंग नहीं करनी है, जिस केस में हम लोगों का जो एक्सचेंज रेट रिस्क जो होता है वो चीज़ अपने आप अवॉइड हो जाती है लॉन्ग टर्म में, तो हम उसको अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी बोला जाता है. एंड देन देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू रिलेट दिस इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन विद द PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी, जो हमने चैप्टर 5 में डिराइव किया है. एंड देन ऑल दिस इज़ डन एज्यूमिंग, जैसे कि हमने परचेसिंग पावर पैरिटी में बोला था कि शिपमेंट कॉस्ट नहीं है, टैरिफ नहीं है, तो हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में भी यही एज्यूम कर रहे हैं कि जो फ्रिक्शंस हैं दे शुड बी एब्सेंट. फॉर एग्जांपल जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. Now in this chapter focus will be on different currencies rather than countries, क्योंकि आप एक ही कंट्री में, suppose if we are in US, so we can invest in USD securities as well and we can invest in pound denominated securities as well. तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे वो करेंसीज़ की करेंगे, ना कि कंट्रीज़ की करेंगे. परचेजिंग पावर पैरिटी में हमने कंट्रीज़ के डिफरेंट प्राइसेस लिए थे, यहाँ पे करेंसीज़ के सिक्योरिटी के इंटरेस्ट लेंगे हम लोग. So how are we going to proceed? First we are going to understand कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं. हाउ टू डिटरमिन कि हमें इन्वेस्टमेंट किस करेंसी में करना है, हमें बोरोइंग किस करेंसी में करना है, और उसके बाद कैसे ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं दे हेल्प द मार्केट इन ऑर्डर टू अचीव इंटरेस्ट पैरिटी कंडीशन. जैसे हमारा नॉर्मल गुड्स एंड सर्विसेज में होता है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस में नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में होता है कि अगर हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस पे नहीं हैं, तो जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस होती हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स रिस्पेक्टिवली, दे विल एक्ट इन अ मैनर दैट वी आर गोइंग टू अचीव द इक्विलिब्रियम अगेन. सिमिलरली इन द फाइनेंशियल मार्केट्स जो ये डिसीजंस होते हैं इन्वेस्टर्स के और बोरोवर्स के, ये हमें ये इक्विलिब्रियम मतलब इंटरेस्ट पैरिटी, मतलब रियल इंटरेस्ट रेट दोनों करेंसीज में सेम होने में हेल्प करती है. और जब ये सेम हो जाते हैं तो आर्बिट्राज का प्रॉफिट 0 हो जाता है. ओके, देन देयर इज़ एन एग्जांपल. In this entire chapter we will use this example of the company Aviva Corporation. ये डेनिम क्लोथिंग है, पर्टिकुलरली जीन्स प्रोडक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है. सो सपोज़ कि इट इज़ डूइंग
इट्स एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट कंट्रीज़। और इसका बहुत ज़्यादा ऐसे सर्टेन कैश फ्लो नहीं है, बिकॉज व्हेन वी हैव ट्रेड इन वेरियस कंट्रीज़ वी आर नॉट श्योर कि हमें कितना मनी इनकम होएगा। So whenever it has surplus, it is going to invest its income, and whenever there is shortage, it is going to borrow. तो अब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी करेंसी में करना है और बोरोइंग कौन सी करेंसी में करना है, वो इसको फाइंड आउट करना होगा। अभी जब भी हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस इन दी मनी मार्केट, जैसे टी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, ये सब हमारा मनी मार्केट में होता है, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की होती है इनमें। Forward contracts allow money market borrowers and investors to avoid foreign exchange risk. Chapter 11 again I told you to revise, and exposure. However, मैंने यहाँ पे mention कर दिया है कि इसका क्या मतलब है. Now Aviva needs to decide in which currency it should invest. So let us see. Determining the currency of investment. अब सपोज उसको इन्वेस्ट करना है फॉर 3 months, देयर इज सम अमाउंट दैट इट नीड्स टू इन्वेस्ट फॉर 3 months. 3 months के लिए है तो हम मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या तो ट्रेजरी बिल्स में करेंगे या कमर्शियल पेपर्स में करेंगे. और इसके पास 2 ऑप्शंस हैं. केस 1 इज़ टू इन्वेस्ट इन डोमेस्टिक करेंसी एंड केस 2 इज़ टू इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी. इसके डिसीजन किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी इसका कोटेड इंटरेस्ट रेट है इन दोनों केसेस में, उसको कंपेयर करेगा कि चलो डोमेस्टिक करेंसी हमें 5% दे रही है और अगर हम फॉरेन करेंसी में कर रहे हैं तो 10% दे रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट क्या होएगा आफ्टर 3 months, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. Okay, so this will expected exchange rate and interest rate, this will help Aviva to decide in which currency to invest. Now in order to avoid this foreign exchange risk, वो hedging technique use करेगा forward contracts की, and yield different will be, in order to make this yield different small. अगर वो डोमेस्टिक करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो सपोज़ उसकी 200 की अर्निंग होती है, और अगर वो फॉरेन करेंसी में करता है तो सपोज़ 300 की होती है. पर अगर वो ये हेजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर लेता है तो सपोज़ डोमेस्टिक कंट्री में वो 275 की अर्निंग कर सकता है अब यूजिंग हेजिंग, और फॉरवर्ड में 300 की, तो सिर्फ 25 का डिफरेंस आता है. तो ये यील्ड डिफरेंस रिड्यूस हो जाता है अगर हम हेजिंग करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू. Now again there are 2 cases. First is Aviva will invest in USD bank deposit. Suppose bank deposit rate is $R annually. तो at maturity उसको कितना मिलेगा? अगर उसने $1 इन्वेस्ट किया है तो $1 इंटू जो भी हमारा 1 प्लस ये हमने एनुअली बोला था, वो इन्वेस्ट कर रहा है 3 महीने के लिए. सो $R डिवाइडेड बाय 4. इस ग्राफ में हमने ये एक्सप्लेन किया हुआ है केस 1 कि अभी करंट टाइम पीरियड पे $0 है और हमने 3 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है. तो 3 महीने पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब $1 पे 1 प्लस $R डिवाइडेड बाय 4 फॉर 3 months. मूविंग मनी फ्रॉम T0 टू T3 इन USD. यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमें कितना मिल रहा है, पर इसको हमें कंपेयर करना है अगर हम सपोज़ पाउंड डिनोमिनेटेड बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो. सो केस 2 इज एवीवा डिसाइड्स टू इन्वेस्ट इन पाउंड डिनोमिनेटेड डिपॉजिट रेट. अब क्योंकि ये हमारी फॉरेन करेंसी है, देयरफॉर इसमें हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट इन्वॉल्व होएगा. सो दिस एस स्टैंड्स फॉर स्पॉट. ये चीज़ें अच्छे से समझने के लिए वी डिड परचेजिंग पावर पैरिटी, वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी डायरेक्टली आई हुई है. सो स्पॉट एक्सचेंज रेट इज़ $S पर पाउंड. सो फॉर $1 एवीवा विल गेट 1 डिवाइडेड बाय स्पॉट $1 पर पाउंड. ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि अब वो वापस उसमें कर रहा है. एंड वी आर अगेन अज्यूमिंग कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, विच मीन्स दैट देर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट. तो जो उसको इंटरेस्ट रेट है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा R पाउंड है. पिछले केस में हमारा इंटरेस्ट रेट $R था, USD में इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे पाउंड में किया है तो R पाउंड है. अब उसको कितना डॉलर वापस मिलेगा? दैट विल बी पाउंड 1 डिवाइडेड बाय S स्पॉट रेट $1 पर पाउंड इंटू अगेन वही जो उसका इंटरेस्ट रेट है. सो दिस इज़ बीइंग शोन विद दिस मूवमेंट ओवर हेयर. केस 2, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो पहले तो उसको अपना कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो डॉलर अमाउंट है पाउंड अमाउंट में, और पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए वो करंट स्पॉट रेट का यूज़ करेगा. एंड आफ्टर दैट उसको 3 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड करता है ऑन दिस प्रिंसिपल प्लस दिस R इंटरेस्ट रेट दैट इज़ प्रिवेलिंग फॉर द पाउंड करेंसी. ओके, अभी ये इसको जो मिल रहा है ये पाउंड टर्म्स में मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो डॉलर टर्म्स में मिल रहा है, सॉरी डॉलर में ही है. देन
वी आर सेइंग दैट सपोज अब जो हमारा स्पॉट रेट चल रहा है वो चल रहा है $2 पर पाउंड, और जो हमारा रेट ऑफ interest in pound terms है that is 0.06 per year. Then each dollar invested in pound denominated will provide after 3 months will be pound 0.5075. सेम फॉर्मूला पीछे वाला लगाया है हमने, 1 डिवाइडेड बाय जो उसने कन्वर्ट किया है अपना पर डॉलर को इन पाउंड्स, और जितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको इतना पाउंड्स मिलेगा, ठीक है, पाउंड टर्म्स में है ये. हावेवर देयर इज़ ऑल्सो अनसर्टेनिटी. अब उसको क्योंकि 3 महीने के बाद इस पाउंड को फिर से डॉलर में कन्वर्ट करना है, पर उसको नहीं पता कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होएगा. हो सकता है डेप्रिसिएशन हो जाए, हो सकता है एप्रिसिएशन हो जाए. देयरफॉर वो हेजिंग यूज़ करेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑफर अ कंप्लीट हेज, दैट इज़ अ गारंटी द नंबर ऑफ डॉलर्स दैट विल बी रिसीव फॉर द पाउंड्स एट द मेच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी. अगेन अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ गो थ्रू चैप्टर 11. द वीडियो इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. Okay, so at the time of buying the 3-month pound denominated deposit, Aviva sells forward the amount to be received at the maturity. पहले ही वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको एक श्योरिटी हो जाती है कि मुझे इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा 3 महीने बाद. तो 3 महीने के बाद इट डिलीवर्स द ब्रिटिश पाउंड एंड रिसीव्स द नंबर ऑफ डॉलर्स स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट. सो अगर हम बोल रहे हैं, ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस इक्वेशन फर्स्ट. सपोज 3 मंथ फॉरवर्ड रेट का हम लोग बोल रहे हैं कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो किया है फॉरवर्ड रेट फॉर 3 मंथ्स. देयरफॉर इट विल बी 1/4 डॉलर पर पाउंड. डॉलर पर पाउंड तो हमारा नॉर्मल एक्सचेंज रेट ही लिखते हैं. यहाँ पे हम ये जो हमारा एफ है, दिस इज एक्सप्लेनिंग फॉरवर्ड रेट हमारा क्या होगा. 1/4 सिर्फ हमें ये बता रहा है कि ये 3 मंथ्स के लिए है, ठीक है. अब उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा डॉलर टर्म्स में. पहले हमने कितना डिस्कस किया था यहाँ पे, पाउंड टर्म्स में. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है डॉलर टर्म्स में. तो ये जितना भी अमाउंट इसको मिल रहा है ये क्या करेगा, इनटू फॉरवर्ड वाला रेट जहाँ पे इसने ये रेट एक्सेप्ट किया. देयरफॉर दिस विल बी डॉलर दिस फॉरवर्ड रेट. ये तो हमने जो पाउंड अर्निंग हो रही थी, बाकी इक्वेशन सीधा वहीं से आ रही है. सो दिस इज शोन ओवर हेयर. अब ये जब इस पाउंड को 3 महीने के बाद कन्वर्ट करेगा डॉलर के अंदर, सो इट विल बी कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड रेट दैट इज डिसाइडेड. एग्जाम्पल है इसका इन ऑर्डर टू गिव इट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सपोज हमारा जो फॉरवर्ड रेट है, वी सेड दिस इज 1.9950, जबकि जो अभी हमारा स्पॉट रेट चल रहा था वो कितना चल रहा था, 2. देन द नंबर ऑफ पाउंड ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 मंथ्स इज 0.5075. ये तो हमने यहाँ से डिराइव किया है, 0.5075 पाउंड्स. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो हमारा फॉरवर्ड है इनटू जितना भी हमारा पाउंड होएगा, सो वी विल गेट डॉलर 1.01246. तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था, $1 किया था, हमें मिल कितना रहा है, 1.01246 डॉलर्स. अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअली रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है पाउंड डिपॉजिटेड में. सो पाउंड डिपॉजिट रेट ऑफ रिटर्न इज़ 4.985%. और इसको हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि यूएस में हमारा कितना रेट चल रहा है उससे. ओके, एंड देन द पर्सन कैन मेक अ डिसीजन कि उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है. सो नाउ वी हैव डिराइव्ड द रूल टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट. अगर हम लोगों का जितना भी रिटर्न मिल रहा है यूएस में इज़ ग्रेटर देन द रिटर्न दैट वी आर गेटिंग बाय इन्वेस्टिंग. ये सारी इक्वेशन हमारी यहीं से आई है. ये तो हमने यहाँ केस 1 डिस्कस किया है, 1 प्लस दिस केस 1 प्लस $r डिवाइड बाय 4, एंड दिस इज नेक्स्ट योर लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वेशन इज दिस, जितना हमें डॉलर मिलेगा आफ्टर कन्वर्टिंग इन पाउंड्स, सॉरी आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम पाउंड्स. सो इफ दिस रिटर्न इज ग्रेटर देन the total return that we are getting by investing in pound denominated bank deposit, then we are going to invest in USD. अगर ये equation less है, then we are going to invest in pound denominated bank deposit. If they are equal, then the investor is indifferent. ये जो इक्वालिटी है, एक्चुअली यही इक्वालिटी हमारी कवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी से डिराइव होगी जब हमारा ये रिटर्न इक्वल हो जाता है. क्योंकि बाकी दोनों कंडीशंस में तो आर्बिट्राज की पॉसिबिलिटी रहती है, वो आर्बिट्राज भी आगे डिस्कस होने वाला है. ओके, सो दीज आर द 3 कंडीशंस ऑन विच एन इन्वेस्टर कैन डिसाइड कि उसे इन्वेस्टमेंट कौन सी करेंसी में करना है. आई होप टिल हेयर इट विल बी क्लियर. ओके, नाउ
इन डिफरेंट वाली कंडीशन है. नाउ वी आर गोइंग टू सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 प्लस आर पाउंड डिवाइडेड बाय 4 जस्ट टू मेक इट मोर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड, विच विल हेल्प अस टू understand covered interest parity. So we are finally going to get this equation. Now we are saying कि ये जो हमारा टर्म है 1 प्लस आर पाउंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये एक्चुअली क्या 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम हो जाएगा प्लस जितना हमें उसके ऊपर मिल रही है वो चीज़ टोटल क्रॉस प्रोडक्ट जो इनका होएगा. सो वी आर सेइंग कि सपोज हमारा फॉरवर्ड प्रीमियम 4% है और जो ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ये जो ब्रिटिश इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8% पर एनम चल रहा है, तो 3 महीने के हिसाब से 2% हो गया. तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है, मतलब जो एक टर्म तो हमारी हो जाएगी, ये 1 को इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और एक होएगा हमारा जब हम इस आर पाउंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम ये सेकंड टर्म को डिस्कस कर रहे हैं. तो जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0.00008 एंड दिस इज बाय अजम्पशन वी आर सेइंग, ठीक है. सो एंड दिस विल बी लेस देन 0.1%. देयरफॉर हम बोल रहे हैं कि हम इस सेकेंड टर्म को जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आएगी उसको अवॉइड कर सकते हैं. सो वी कैन सिंपली राइट इट एज आर डॉलर इक्वल टू, मतलब एनुअल यूएसडी इंटरेस्ट रेट एनुअलाइज्ड एंड इज इक्वल टू एनुअलाइज्ड पाउंड इंटरेस्ट रेट प्लस जो भी हमारा एनुअल फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट बन रहा है पाउंड्स के ऊपर. देयरफॉर वी आर सेइंग दैट इन्वेस्टर्स विल बी इनडिफरेंट व्हेन home currency interest rates will be equal to this summation, that is foreign currency interest rate plus annualized foreign exchange premium or discount. So they will be indifferent in this case, first scenario. Second scenario, if home currency interest rates will become greater than this foreign currency interest rate plus the premium जो उनको उसके ऊपर मिलेगा, then investment in home country. Third case, if the interest rate is less in home country as compared to the right hand side of the equation, then the investment will be in the foreign currency. So हमने same 3 रूल को डिस्क्राइब किया है solely on the basis of the interest rate and the premiums. Okay. Now this is a numerical. Now we are saying that suppose Aviva Corporation faces exchange rate and interest rate situation. ये जो आपका कवर्ड यील्ड है ना, ये एक्चुअली आपको फाइंड करना है. हमें क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिया है, स्पॉट रेट दिया है और फॉरवर्ड रेट दिया है. हम ये बोल रहे हैं कि एवीवा के पास 10 मिलियन है टू इन्वेस्ट फॉर 3 मंथ्स. तो जो हमें ये करेंसीज दी हैं यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज़ येन, ये किस डिपॉजिट में किस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेगी अगर इसके पास 10 मिलियन है. अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए वी नीड इंटरेस्ट रेट सारी कंट्रीज़ का, स्पॉट रेट जिसमें हम अभी कन्वर्ट करके फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, और फॉरवर्ड रेट जिसके बेसिस पे हम लोग अपने जो रिस्क अकर हो सकता है एक्सचेंज रेट का चेंज होने से उसको अभी से सिक्योर कर लेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे. तो ये हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट गिवन है. ये 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत है. सो नाउ वी आर सेइंग दैट ब्रिटिश पाउंड यील्ड विल बी, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था कि अगर हम फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला चीज़. सो इसको हमने नॉर्मल लिया है. आर इंटरेस्ट रेट इन पाउंड कितना चल रहा है हमारा 5.1250 प्लस 4, और फॉरवर्ड रेट हम इसमें कितना बोलेंगे 1.9101 डॉलर्स. करंट स्पॉट रेट कितना चल रहा है 1.9140 इंटू 1 प्लस अगेन योर दिस इज़ पाउंड का हमारा इंटरेस्ट रेट इज़ 5.1250, वही चीज़ हमने यहाँ पे पुट की है, डिवाइडेड बाय 4. इस इक्वेशन को जब भी हमने सॉल्व किया सो वी गॉट कि हमें यील्ड कितना मिलेगा 4.3%. अब हमारे पास 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस, मतलब बेसिकली डिराइव करेंगे हमें कितना अमाउंट मिलेगा 4.3% यूज़ करके. सो वी आर गोइंग टू गेट दिस अमाउंट. एंड अगर हम यूएस में ही करते हैं, सो यूएस का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 4.4375. देयरफॉर इन दिस केस वी गेट दिस टोटल अमाउंट. हेंस वी आर सेइंग कि हमें 1875 ज़्यादा मिल रहा है अगर हम पाउंड में डिपॉजिट. 1 सेकेंड, ओह सॉरी, ये गलत स्टेटमेंट हो गया. हमें 1875 ज़्यादा मिल रहा है अगर हम यूएस में डिपॉजिट करते हैं एज़ कंपेयर टू पाउंड डिपॉजिट, क्योंकि यूएस में हम लोगों का ज़्यादा अमाउंट है एज़ कंपेयर टू पाउंड डिपॉजिट. देयरफॉर वी आर सेइंग कि हम लोग यूएसडी में इन्वेस्ट करेंगे. बट
अब यही चीज़ हमको कंपेयर करनी है सबके साथ। पहले आप कवर्ड यील्ड निकाल सकते हो सबकी, और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर सकते हो 10 मिलियन के बेसिस पे। सबसे ज़्यादा कवर्ड यील्ड आ रही है हमारी, जो हम फाइंड आउट करके निकालेंगे स्विस फ्रैंक की। एंड देन यू कैन कंपेयर कि यूएस में कितना अमाउंट है, स्विस फ्रैंक में कितना अमाउंट है, तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज़ योर होमवर्क गाइज, प्लीज़ डू इट। ओके, आई होप ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।